हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट डबल एंट्री बुक कीपिंग के बारे में, डबल एंट्री सिस्टम के बारे में। इसमें क्या होता है और क्या नहीं होता है, और साथ में बात करेंगे अबाउट ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है इन डबल एंट्री बुक कीपिंग में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे डबल एंट्री सिस्टम के बारे में। तो हमें पता है कि यहाँ पे जो भी ट्रांजैक्शन होती है तो उसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक होता है डेबिट और दूसरा होता है क्रेडिट। यानी हर एक ट्रांजैक्शन में दो चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती है, कोई किसी तरह से क्रेडिट हो जाता है और किसी तरह से डेबिट हो जाता है। एक अकाउंट डेबिट हो जाता है, दूसरा अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। एक को फ़ायदा हो जाता है, दूसरे को कमी हो नुकसान हो जाता है, एक तरह से हम कह सकते हैं, या दूसरी सेंस में हम कह सकते हैं एक के पास फॉर एग्जांपल पैसा आ जाता है, दूसरे से चला जाता है। एक के पास गुड्स आ जाते हैं, दूसरे से गुड्स चले जाते हैं। तो इस तरह से हर बार यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो इस तरह से एक ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं इन डबल एंट्री बुक कीपिंग में। तो हम क्या करते हैं, डेबिट को जब भी इंक्रीज़ हो जाते हैं, कौन से एसेट्स और एक्सपेंसेस जब इंक्रीज़ हो जाते हैं तो उसको हम डेबिट करते हैं, और जब डिक्रीज़ हो जाते हैं तो उनको हम क्रेडिट करते हैं। इसी तरह से अगर लाइबिलिटीज़, इनकम या कैपिटल, तो ये चीज़ें अगर इंक्रीज़ हो जाती हैं इनको हम क्रेडिट करते हैं, और अगर ये डिक्रीज़ हो जाती हैं एक ट्रांजैक्शन के दौरान तो उनको हम क्या करते हैं, इनको हम अगर डिक्रीज़ हो जाते हैं तो इनको हम क्या करते हैं, इनको हम डेबिट करते हैं। तो इस तरह से इनका रिवर्स आ जाता है। यानी ये हम आगे भी पढ़ेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे पहले इसी को देख लेते हैं कि क्या होता है इन चीज़ों को। तो कि कौन से दो अप्रोचेज़ हैं ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड करने के। यहाँ पे दो अप्रोचेज़ हमारे पास होते हैं। तो अकाउंटेंसी में दो अप्रोचेज़ हम फॉलो करते हैं। एक होता है मॉडर्न अप्रोच या अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, और दूसरा अप्रोच हमारे पास क्या आ जाता है, ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच एक हो गया और दूसरा हो गया अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, अकाउंटिंग इक्वेशन को हम इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह से आप मान के चलिए कि जो भी एक बिज़नेस के एसेट्स होते हैं, जो भी बिज़नेस में पड़ा होता है जिसको हम एसेट मान सकते हैं, तो वो किसके बराबर होता है, वो इस चीज़ के बराबर होता है जो भी पैसा लगा लिया होता है बिज़नेस में। एक बिज़नेसमैन ने, एक एंटरप्रेन्योर ने जितना पैसा लगा लिया है बिज़नेस में, उसके बराबर होता है। और साथ में इसके बराबर हो जाता है जो भी कर्जा लिया होता है एक बिज़नेस ने, बाहरी जो क्रेडिटर्स होते हैं, बैंक्स वगैरह होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, तो उनसे जो पैसा लिया होता है तो उसके बराबर होते हैं। यानी जो भी पैसा बिज़नेस में लगा होता है, चाहे वो आउटसाइडर्स ने लगाया है, चाहे वो बिज़नेसमैन ने खुद लगाया है, वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है जो बिज़नेस में टोटल एसेट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एक बिज़नेस में एक मशीनरी है, वहाँ पे बिल्डिंग है, वहाँ पे बहुत सारी गुड्स उन्होंने मैन्युफैक्चर किए हैं, वहाँ पे रॉ मटेरियल पड़ा है, वहाँ पे फिनिश्ड गुड्स है। तो इन सब का ये जो गुड्स वहाँ पे हो गए, इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम एसेट कहेंगे, या बिल्डिंग को भी एसेट कहेंगे, या जो भी प्रॉपर्टी वहाँ पे है, मशीनरी भी है, तो उसको हम क्या कहेंगे, एसेट। तो ये एसेट कहाँ से आया, ये एसेट इस चीज़ से आ गया, या तो बिज़नेस ने कर्जा लिया होगा किसी बाहरी इन्वेस्टर से, किसी बाहरी क्रेडिटर से, या बैंक से आप कह सकते हैं। और किसी इस ये कहाँ से आया होगा, या तो बिज़नेस ने, जो पैसा बिज़नेसमैन ने, एंटरप्रेन्योर ने इस बिज़नेस के स्टार्ट करने में लगाया है, या तो इसी से खरीद लिया होगा एक बिज़नेस के लिए। ये जो एसेट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गई, जो भी चीज़ें वहाँ पे पड़ी हैं जिनको हम एसेट कंसिडर कर सकते हैं। तो इस तरह से जो भी एसेट्स वहाँ पे बिज़नेस में होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़। और कैपिटल को हम दूसरी सेंस में क्या कह सकते हैं, इसको हम ओनर्स इक्विटी भी कहते हैं। ओनर का जो हिस्सा होता है, जो बिज़नेस में ओनर का हिस्सा होता है, ओनर का कंट्रीब्यूशन होता है, तो उसको हम ओनर्स इक्विटी कहते हैं। और लाइबिलिटीज़ को क्या कह सकते हैं, जो बाहरी लोगों का, जो क्रेडिटर्स का, जो इन्वेस्टर्स का, बैंक्स वगैरह का इसमें कंट्रीब्यूशन होता है, उनका जो हिस्सा होता है इसमें बिजनेस में, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम लाइबिलिटीज़ कहते हैं, उसको हम लाइबिलिटीज़ कह सकते हैं। तो इस तरह से क्या है, इसको हम एक और तरीके से इस तरह से बता सकते हैं, जो भी ये आउटसाइडर्स की क्लेम किस चीज़ पे होती है, आउटसाइडर्स की क्लेम लाइबिलिटीज़ पे होती है। तो टोटल क्लेम यहाँ पे होती है, एक तो आउटसाइडर्स की होती है। आउटसाइडर्स का इसमें क्या कंट्रीब्यूशन आता है, जो भी लाइबिलिटीज़ होती हैं तो वो किसकी होती है, वो आउटसाइडर्स की होती है। तो जितना उन्होंने कंट्रीब्यूट किया होता है तो वो हिस्सा तो उन्हीं का होता है। और प्रॉपरेटर क्या होता है इसमें, जो जिसने बिजनेस स्टार्ट किया है तो उसका क्या होता है, उसका होता है कैपिटल। तो ये कैपिटल हिस्सा किसका होता है, ओनर का होता है, प्रॉपरेटर का होता है। और जो लाइबिलिटीज़ होती है वो तो क्रेडिटर्स की होती है, आउटसाइडर्स की होती है। तो इस तरह से ये जो टोटल एसेट्स होते हैं वो किन के होते हैं, या तो आए होते हैं जो इन्वेस्टर होते हैं उनसे, या क्रेडिटर होते हैं उनसे, या होता है किस जो कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है एक प्रॉपरेटर ने बिजनेस में, या तो वहीं से आ जाता है। तो हम इस अकाउंटिंग इक्वेशन को थोड़ा सा एक्सपेंड भी कर सकते हैं इसको सिंपलीफाई करने के लिए। तो ये जो कैपिटल होता है इसमें क्या क्या आ सकता है, एक बिज़नेस में सिर्फ इतना ही नहीं रह सकता है। एक बिज़नेस क्यों चला लेते हैं, ये बिज़नेस का तो थोड़ा फ़ायदा होना चाहिए, इसलिए बिज़नेस स्टार्ट कर लेते हैं। तो बिज़नेस का क्या आ जाएगा, बिज़नेस का आ जाता है वहाँ से बाहर से कुछ इनकम भी आ जाती है, कुछ फ़ायदा भी आ जाता है एक बिज़नेस के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है, एक बिज़नेस
में बहुत सारी इनकम्स वगैरह भी आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल बाहर से जो कोई माल एक बिजनेस भेज देता है तो उसकी सेल्स हो जाती हैं, तो उससे क्या हो जाता है, उसका रेवेन्यू इंक्रीज हो जाता है, उसका कैपिटल इंक्रीज हो जाता है। तो कैपिटल पे क्या असर पड़ जाता है, कैपिटल पे किस चीज़ से असर पड़ जाता है, या तो अगर बाहर से पैसा आ जाता है बिजनेस में तो उससे असर पड़ जाता है एक बिजनेस में, एक बिजनेस के जो कैपिटल होता है वो इंक्रीज हो जाता है। और बिजनेस का कैपिटल किस तरह से डिक्रीज हो जाता है, बिजनेस के बहुत सारे एक्सपेंसेस हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल बिल्स वगैरह पे करनी पड़ती है, या सैलरी वगैरह देनी पड़ती है एम्प्लॉयज़ को, या वर्कर्स को वेजेस देने पड़ते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, उससे कैपिटल कम हो जाता है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, इस तरह से ये इस अकाउंटिंग इक्वेशन को हम एक्सपेंड कर सकते हैं और कह सकते हैं जो भी एसेट्स होते हैं बिजनेस में, तो उसमें क्या होता है, एक तो लाइबिलिटीज़ होती हैं बाहर वालों की, और दूसरा होता है कैपिटल जो कंट्रीब्यूट किया है प्रॉपरेटर ने, और उसमें क्या हम ऐड कर सकते हैं, जो भी बाहर से कोई भी पैसा इनकम अगर बिजनेस में आ जाती है तो उसको हम ऐड कर सकते हैं, तो वो भी जमा हो जाएगा, उससे भी एसेट्स इंक्रीज हो जाएंगे। और क्या हो जाएगा, और एक्सपेंसेस जो होते हैं उससे एसेट्स डिक्रीज हो जाएंगे, लिहाजा इस एक्सपेंसेस को हम माइनस करते हैं यहाँ पे। या अगर आप अरेंज भी इसको करना चाहेंगे तो आप कर सकते हैं एसेट्स माइनस एक्सपेंसेस इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल प्लस रेवेन्यू। तो यहाँ पे इस तरह से हमारे पास 5 अकाउंट्स आ जाते हैं, इस तरह से हमारे पास 5 अकाउंट्स आ जाते हैं। एक हो गया एसेट्स अकाउंट, दूसरा हो गया लाइबिलिटी अकाउंट, तीसरा हो गया कैपिटल अकाउंट, चौथा हो गया रेवेन्यू अकाउंट, और पांचवा हो गया एक्सपेंसेस अकाउंट। तो इस तरह से ये जो 5 अकाउंट्स है वो क्या क्या है, एसेट अकाउंट। तो जो भी जिन भी चीज़ों का मॉनेटरी वैल्यू होगा एक बिजनेस में, जो भी चीज़ें मॉनेटरी वैल्यू की है तो उनको हम क्या कहते हैं, उनको वो बिजनेस के लिए एसेट है। फॉर एग्जांपल लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, प्लांट हो गया, मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, तो इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम एसेट कहेंगे। तो लाइबिलिटीज़ क्या क्या हो गई, लाइबिलिटीज़ वो चीज़ें हो गई, लाइबिलिटीज़ वो जो आउटसाइडर्स का कंट्रीब्यूशन होता है एक बिजनेस में, तो वो आउटसाइडर्स कौन हो गए, क्रेडिटर्स हो गए। या बाकी जो खर्चात होते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल सैलरी लोगों को अभी नहीं दी है, एम्प्लॉयज़ को नहीं दी है, तो वो भी हो गई एक लाइबिलिटी। या वेजेस नहीं दिए हैं, या बिल्स अभी पे नहीं किए हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स वगैरह, तो वो भी कर्जा, जो भी कर्जा बिजनेस पे होता है तो उसको हम लाइबिलिटी कहते हैं। और फिर हो गया कैपिटल, जो भी पैसा एक एंटरप्रेन्योर इन्वेस्ट कर लेता है या किसी तरह से या प्रॉपरेटर इन्वेस्ट करता है एक बिजनेस में, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कैपिटल। तो ये सब किस में आ जाएगा, कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा। और फिर आ जाता है हमारे पास चौथी चीज़, वो क्या है, रेवेन्यू अकाउंट आ जाता है। तो रेवेन्यू इसमें क्या है, वो आ जाता है कि जो भी इनकम आ जाती है, जो भी बाहर से आ जाता है, फॉर एग्जांपल सेल ऑफ गुड्स से आ जाती है, या रेंट रिसीव करता है, इंटरेस्ट रिसीव करता है एक बिजनेस, या कोई और चीज़ रिसीव करता है, जब पैसा बिजनेस में आ जाता है तो उसको हम कहाँ किस में शामिल करेंगे, उसको हम रेवेन्यू अकाउंट में डालते हैं। एक्सपेंसेस अकाउंट में जो भी खर्चात होते हैं बिजनेस के, बहुत सारे खर्चे होते हैं, तो उसको हम किस अकाउंट में डालेंगे, उसको हम डालेंगे एक्सपेंसेस अकाउंट में। तो यहाँ पे a transaction may have the effect on either side of the equation by the same amount, or it may have effect on the one side of the equation only by both increasing and decreasing it by an equal amount। यानी एक ट्रांजेक्शन जब भी हम करते हैं तो उससे क्या होता है, अकाउंटिंग इक्वेशन में या तो दोनों साइड से असर पड़ेगा, दोनों साइड से या तो इंक्रीज हो जाएगा या दोनों साइड से डिक्रीज हो जाएगा, या तो एक ही साइड से असर पड़ जाएगा। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक ही साइड से असर पड़ जाएगा एक अकाउंटिंग इक्वेशन पे, तो उससे क्या हो जाएगा, एक ही साइड में एक ही अकाउंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज भी हो जाएगा, इंक्रीज भी हो जाएगा। तो हम कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे लेंगे, तो उससे हमारे जो डाउट्स होंगे वो बहुत हद तक कम हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, पहली एग्जांपल है कमेंसेड बिजनेस विथ कैश 1 लाख रुपीज़। तो अगर हमने बिजनेस स्टार्ट किया, 1 लाख रुपया कैश लगा लिया बिजनेस में, जो भी हमने पैसा लगा लिया बिजनेस में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कैपिटल बोलते हैं। यानी यहाँ पे कैपिटल इंक्रीज हो गया एक बिजनेस का, तो उससे क्या हो गया, कैपिटल इंक्रीज हो गया। तो फिर क्या हो जाएगा, बिजनेस में कैश आ गया, आगे ना, जब भी कैश आ जाएगा तो इस वाला ये वाला साइड कैश को हम एसेट मान लेते हैं। तो कैसे एक साइड से इंक्रीज हो जाएगा, दूसरी साइड से भी इंक्रीज हो जाएगा, यानी एक तो एसेट अकाउंट इंक्रीज हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा कैपिटल अकाउंट इंक्रीज। तो इस तरह से जितना यहाँ पे भी 1 लाख रुपया, यहाँ पे भी 1 लाख रुपया, तो इस तरह से हमारी अकाउंटिंग जो अकाउंटिंग इक्वेशन है उस पर दोनों साइड से इक्वल इंपैक्ट हो जाएगा, दोनों साइड से इंक्रीज हो जाएगा कितना, 1 लाख रुपया। तो इस तरह से अकाउंटिंग इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो इस तरह से ये जो हम अगर हम ट्रांजेक्शन करेंगे, एक तो हम कैपिटल अकाउंट को इंक्रीज करेंगे और दूसरा हम एसेट अकाउंट को भी इंक्रीज करेंगे, तो इस तरह से हमारा जो ट्रांजेक्शन है वो ठीक तरह से रिकॉर्ड हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, एसेट भी इंक्रीज हो जाता है और कैपिटल भी इंक्रीज हो जाता है। अब दूसरी एग्जाम्पल में क्या है कि लायबिलिटी डिक्रीज होती है और एसेट इंक्रीज हो जाता है। किस तरह से हो जाता है कि इस वाली ट्रांजेक्शन में ये चीज़ हो सकती है, क्रेडिटर्स को हमने 10 लाख रुपया, जो भी लोग हैं जिन्होंने पैसा दिया था बिजनेस को, तो उनको हम वापस करेंगे 10,000 रुपया। तो उससे क्या हो जाएगा, हमारी जो लायबिलिटी है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। जिस किसी को भी हम पैसा देंगे वापस, जिसने पैसा दिया था बिजनेस को, तो उससे लायबिलिटी डिक्रीज़ हो गई। और इसी के साथ एक और चीज़ हो गई, हमारा जो बिजनेस में पैसा था वो तो कम हो गया, इस तरह से एसेट भी कम हो गया और लायबिलिटी भी कम हो गई। ये भी 10,000 से कम हो गया और ये भी 10,000 से कम हो गया। तो इस तरह से अकाउंटिंग इक्वेशन यहाँ पे भी सेटिस्फाई हो गई, अकाउंटिंग इक्वेशन पे इक्वल इंपैक्ट पड़ गया, दोनों साइड से बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। एक और एग्जाम्पल लेंगे,
तो एग्जांपल क्या है, डिक्रीज इन वन एसिड एंड इंक्रीज इन अनदर एसिड। अब देख रहे हैं हम यहाँ पे कि एक ही साइड से इंपैक्ट हो रहा है अकाउंटिंग इक्वेशन को, एक ही साइड से इंक्रीज हो रहा है और डिक्रीज भी हो रहा है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन को बराबर रखना है, एक ही साइड से दोनों चीज़ें इंक्रीज तो नहीं होंगी। जिस तरह से फॉर एग्जांपल यहाँ से ऐसा नहीं हो सकता है कि एक ही साइड से दोनों चीज़ें, फॉर एग्जांपल एसिड इंक्रीज भी होगा, एक एसिड भी इंक्रीज होगा, दूसरा एसिड भी इंक्रीज होगा, ये तो नहीं हो सकता है, क्योंकि हमें पैसा देना है तो उसी के बदले हमको कुछ मिलेगा। तो इस तरह से क्या है कि बॉट फर्नीचर कॉस्टिंग 5000 बाई पेइंग कैश। अगर हमने बिजनेस के लिए कोई फर्नीचर लाया, कोई सोफा लाया, कोई टेबल लाया, कोई कुर्सी लाई, तो उससे क्या हो जाएगा, हमारे हाथ में जो कैश है वो हमें पे करना पड़ेगा किसी फर्नीचर वाले को, और वहाँ से क्या लेना पड़ेगा, वहाँ से हमें फर्नीचर लेना पड़ेगा। फर्नीचर भी एसेट है और ये जो कैश है ये भी एसेट है। तो फर्नीचर हमारा इंक्रीज हो गया लेकिन कैश हमारा क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो उससे क्या हो गया, उससे जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो तो बराबर हो आ गई, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड यहाँ पे भी, क्योंकि यहाँ पे एक ही साइड से इम्पैक्ट आ गया। फर्नीचर से हमारा एसेट इंक्रीज हो गया और कैश जब हमारे हाथ में चला गया, हमारे हाथ से जब कैश चला गया तो उससे हमारा क्या हो गया, एसेट डिक्रीज हो गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं एक ही साइड से इम्पैक्ट हो गया इस अकाउंटिंग इक्वेशन को। दोस्तों कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमारी एक लाइबिलिटी इंक्रीज हो सकती है और दूसरी लाइबिलिटी डिक्रीज हो सकती है। फॉर एग्जांपल हमने किसी जगह से एक बिल एक्सेप्ट कर लिया जिससे हमारी एक तरफ से लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, और वही बिल हमने किसी क्रेडिटर को दे दिया जिसकी और हमारी लाइबिलिटी थी, एक बिजनेस की लाइबिलिटी थी। तो क्रेडिटर को जब हमने बिल दे दिया तो उससे हमारी एक लाइबिलिटी तो डिक्रीज हो गई, लेकिन दूसरी साइड से हमारी लाइबिलिटीज हमारे ऊपर चढ़ गई। तो इससे क्या हो जाता है कि एक लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, दूसरी डिक्रीज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं कि एक बंदा है जिसने बिज़नेस को पैसा दे दिया है। फॉर एग्जांपल ए ने बिज़नेस को पैसा दे दिया है, लेकिन अब वो कहता है कि मुझे मेरा पैसा वापस दो। जब हम इसको वापस देंगे तो हमारे पास अगर पैसा नहीं है तो हम किसी और जगह से अरेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल एक और क्रेडिटर, एक और बंदा है, तो इससे हम कहेंगे कि हमको कुछ पैसा दे दे उधार के लिए, हमें पे करना है, हमें अब ज़रूरत है बिज़नेस में, हम आपको बाद में पे करेंगे विथ इंटरेस्ट या कोई कंडीशन वगैरह जो भी ये रखेगा। तो जब हम बी से पैसा लेंगे और ए को देंगे, उससे क्या हो जाएगा, ए की जो लाइबिलिटी होगी बिज़नेस पे वो डिक्रीज़ हो जाएगी और बी की लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ भी जो एग्जांपल है वो है, जो बिल हमने एक्सेप्ट की है उससे हमारी एक लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, दूसरी लाइबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। क्रेडिटर को जब हमने यही बिल दे दिया, क्रेडिटर ने वो बिल ड्रॉ किया, हमने वो खुद ड्रॉ नहीं किया। फॉर एग्जांपल हम किसी बंदे से चेक ले लेते हैं, वो चेक हम खुद ड्रॉ नहीं करते हैं, वो चेक हम किसी और को दे देते हैं जिसने बिजनेस को पैसा दे दिया होता है। तो उससे क्या हो जाता है कि उसकी लाइबिलिटी, उसके लिए जो लाइबिलिटी उसकी थी वो डिक्रीज हो गई, लेकिन दूसरे बंदे की बिजनेस पे जो लाइबिलिटी थी वो ज़्यादा हो गई। और इस तरह से यहाँ पे अकाउंटिंग इक्वेशन का एक ही साइड पे इम्पैक्ट पड़ गया। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे एक और एग्जांपल है जहाँ पे ना सिर्फ दो बल्कि दो से ज़्यादा अकाउंट्स पे असर पड़ जाता है किसी ट्रांजैक्शन से। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो गुड्स थे 30,000 के थे और उनको हमने सेल किया कितने पे, 40,000 पे सेल किया। तो उससे क्या हो जाएगा, हमारे पास जो गुड्स थे वो तो डिक्रीज़ हो जाएंगे, है ना, गुड्स हमारे पास थे वो डिक्रीज़ हो जाएंगे। और क्या हो जाएगा, और गुड्स को हम क्या कहते हैं, स्टॉक भी कहते हैं। और क्या हो जाएगा, जो कैश होता है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। कैश कितना इंक्रीज़ हो जाएगा हमारे पास, कैश हमारे पास इंक्रीज़ आ जाएगा 40,000 रुपया। और स्टॉक कितने का कम हो जाएगा, स्टॉक हमारे पास कम हो जाएगा कितने का, 30,000 का। और यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा कैपिटल इंक्रीज़ हो जाएगा। जो मुनाफा हमने कमाया, जो हमने रेवेन्यू जनरेट कर लिया, तो कैपिटल हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा। यहाँ पे हमारे 3 अकाउंट्स पे असर पड़ गया। तो इस तरह से हमारा एक तो कैपिटल इंक्रीज़ हो गया, दूसरा हमारा कैश इंक्रीज़ हो गया, और तीसरा जो स्टॉक था वो डिक्रीज़ हो गया। तो अगर हम यहाँ पे दोनों साइड से देखेंगे तो 40 - 30 इज इक्वल टू 10,000, और यहाँ पे 10,000 आता है, हमारा कैपिटल भी इंक्रीज हो गया। तो इस तरह से ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो जाती है। कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है आपको, अगर एसेट्स 30,000 है, लाइबिलिटीज 20,000 है, कैपिटल कितना हो गया या ऑनर्स इक्विटी कितना हो गया, तो यहाँ पे आप सीधा कैलकुलेट कर सकते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन की मदद से। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। तो आपको देखना है, या तो आप सिंपली, अगर आपका मैथ्स थोड़ा सा स्ट्रांग है तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका मैथ्स वीक है तो आप इसको ट्रांसपोर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया है, एसेट्स और लाइबिलिटीज दी हुई है, कैपिटल निकाल लेना है। तो हम यहाँ पे करेंगे, क्या करेंगे, एसेट्स माइनस कैपिटल लाइबिलिटीज इक्वल टू कैपिटल। तो इससे हमारा यहाँ पे कैपिटल निकल आएगा, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे निकल आएगा 30,000 - 20,000 इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 10,000। तो इसी तरह से दूसरा जो एग्जांपल है, बी पार्ट है यहाँ पे, वो है 60,000 के हमारे पास एसेट्स है, 25,000 की हमारे पास लाइबिलिटी है। तो कैपिटल कितना है हमारे पास, बिजनेस में कितना कैपिटल है, तो उसको हम कहेंगे 60,000 को माइनस करना है 25,000 से 1000, तो उससे हमारा निकल आएगा जो कैपिटल है बिजनेस में। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो सिंपल हो गया। और यहाँ पे क्या है, अगर कहीं पे आपको क्वेश्चन आ जाएगा, फॉर एग्जांपल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो उस यहाँ पे आपको समझ आना चाहिए कि जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बिजनेस में कैश लगा लेते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, उससे हमारा क्या हो जाता है,
कैपिटल इंक्रीज हो जाता है, बिजनेस का कैपिटल इंक्रीज हो जाता है, और क्या हो जाता है, क्या एसिड भी इंक्रीज हो जाता है, एसिड भी इंक्रीज हो जाता है। जितना एसिड कौन सा है, एसिड कैश है और कैपिटल कैपिटल अकाउंट ही है। तो इस तरह से ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन है दोनों साइड से बराबर हो जाएगी। फिर दूसरी एग्जांपल है गुड्स बॉट ऑन क्रेडिट फ्रॉम रमेश। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारे पास जो गुड्स है वो इंक्रीज हो जाएंगे, गुड्स इंक्रीज हो जाएंगे, हमारे पास स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा, स्टॉक गुड्स हमारे पास इंक्रीज हो जाएंगे। और यहाँ पे हमारे पास जो क्या है, क्रेडिट, क्रेडिट क्या है, क्रेडिट भी इंक्रीज हो जाएगा, क्रेडिट हमारे पास लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, क्या हो जाएगा, लायबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। और यहाँ पे हमारे पास एसेट कौन सा है, स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा यहाँ दोनों साइड से बराबर आ जाएगा। इस वाले क्वेश्चन में भी, इस वाली ट्रांजेक्शन में भी हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा एक राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। परचेज फर्नीचर फॉर कैश, अगर हमने कैश से क्या किया, फर्नीचर खरीद लिया, तो उससे क्या हो जाएगा, हमारा एक तो कैश कम हो जाएगा, हमारा एसेट कम हो गया, लेकिन दूसरा एसेट कौन सा है, फर्नीचर वाला एसेट, फर्नीचर वाला एसेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन के एक ही साइड पे इंपैक्ट पड़ जाएगा, एसेट इंक्रीज भी हो जाएगा, दूसरा एसेट डिक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह से अकाउंटिंग इक्वेशन पूरी तरह से सेटिस्फाई आ जाएगी। अकाउंटिंग इक्वेशन यार लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। पेड क्रेडिटर्स बाय कैश, जब हम क्रेडिटर्स को कैश पे करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, क्रेडिटर्स को जब हम पे करेंगे हमारी लायबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, क्या हो जाएगा, लायबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो कैश है, हमारे पास जो कैश है वो क्या हो जाएगा, वो भी डिक्रीज हो जाएगा। वो भी कैश को क्या है, कैश तो एसेट है, लायबिलिटी डिक्रीजेज, और यहाँ पे हमारे पास जो एसेट है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। इस तरह से जितना इम्पैक्ट यहाँ पे आ जाएगा उतना इम्पैक्ट यहाँ पे भी आ जाएगा। तो इस तरह से ये हो गया डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स पे, अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन से अकाउंटिंग इक्वेशन पे कैसे असर पड़ जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द ट्रेडिशनल अप्रोच, कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो उससे आपको बहुत ही अच्छी तरह से और समझ आ जाएगा कि कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं, किस अकाउंट कौन सा ट्रांजेक्शन में क्या क्या अकाउंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो उससे आपको और भी ज़्यादा समझ आ जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।